Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to second lecture of laws of motion. Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to second lecture, continuation of laws of motion chapter. Today we are going to continue with the second laws of motion और आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. हमने अब तक लर्न किया है कि F इज इक्वल टू ma. ये एक्चुअल में फॉर्मूला कहां से आता है हमें आज वो देखना है. और एक्चुअल में जो F इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्यों नहीं है हमें वो डिस्कस करना है. ठीक है. सो जो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो देखो अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जनरल स्टेटमेंट देना है तो आप बता सकते हो जो फोर्स होता है ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ये स्टेट करता है. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फोर्स इज इक्वल टू भी कहीं भी होता है या फोर्स इज डिफाइंड एज, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहा हूँ. क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दिया है तो मैं हर बार अभी लिखूंगा नहीं. ठीक है. सो अगर इसको मैं दूसरे टर्म में लिखूंगा तो F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का नोटेशन P हो गया. P होगा dp अपॉन dt. ये जो स्टेटमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन. अब हम आ जाते हैं ये पॉइंट पे. यहां पे तुमने क्या लिया? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन. क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स. आपको फोर्स का डेफिनेशन देना है. तो अब ये क्या कह रहे हैं? फोर्स का डेफिनेशन देने से पहले एक चीज जो हमने पिछले क्लास में लर्न किया था वो क्या था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हो तो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी. सो देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी एंड देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम. सो अगर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली यू कैन से कि मोमेंटम इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस केस. तो आप लिखो P इज इक्वल टू mv. तो अगर आप वेक्टोरियल फॉर्म में लेते हो तो P वेक्टर मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया. एक और चीज होता है ना, जैसे अगर आपको पता हो ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं तो आप देखो हम डेरिवेटिव कब लेते हैं ना, जब चीजें ना वैरी हो रही होती है, वेरिएबल चीजों के लिए हम लेते हैं. मतलब व्हेन थिंग्स आर चेंजिंग चीजों के लिए हम ना क्या लेते हैं? डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव लेते हैं. और दूसरा जो पॉइंट है इंटीग्रेशन कब लेते हैं ना, जब कोई स्मॉल क्वांटिटी उसको ऐड करके हमको एक करना होता है. मतलब स्मॉल सेट इज गिवन एंड वी हैव टू स्टडी द कंप्लीट सेट, तो हम इंटीग्रेशन लेते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि वेलोसिटी चेंज होगा, ये हमको पता चल गया. इसका मतलब क्या होगा कि हमको ना इसका चेंजिंग टर्म में देखना है कि क्या हो रहा है. तो अब आप क्या बोल सकते हो? उसको डिफरेंशिएट करो. आपने बोला यहाँ पे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1. सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज स्मॉल t. तो अब ये क्या हो जाएगा? आपने यहाँ क्या लिया? dp वेक्टर अपॉन dt ले लिया आपने यहाँ पे इज इक्वल टू ये क्या है? d बाई dt हो गया. करेक्ट. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ p वेक्टर? p वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी mv वेक्टर. करेक्ट. तो dp बाई dt, dp वेक्टर अपॉन dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे m इज कांस्टेंट वैल्यू तो यू टेक इट आउट. तो क्या होगा? dv वेक्टर अपॉन क्या होगा? ये dt हो गया. क्लियर. एज फार वी नो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन. तो ये जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर. तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया. अब ये क्या हो गया? देयरफॉर dp वेक्टर अपॉन dt, dp वेक्टर अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगा m into a हो जाएगा. दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2. तो हमने इतना पता लगा कि चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मतलब जब बॉडी एक्सेलरेट होगा ना, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है. बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है मतलब बॉडी का मोमेंटम गेन हो रहा है. समझ में आ रहा है? डिसलेट हो रहा है मतलब बॉडी का मोमेंटम क्या हो रहा है? कम हो रहा है. या मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, मोमेंटम गेनिंग, जो भी आप कंडीशन लेना आप ले सकते हो. तो यहाँ पे होगा मोमेंटम जो चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट m into a. एक हिसाब से एक्सेलरेशन से भी लिंक हो गया वो. ठीक है. अब ये क्या कह रहा है? सिंस F is proportional to dp by dt. ये किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू, आप ब्रैकेट में लिखना है तो आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. यानी तो अगर आपको लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते थे अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. आप ये पॉइंट लिख दो. तो अब क्या हो गया? इसको अगर आपको लेना है तो इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 3 ले लो. कैन यू रिलेट दिस वन विद द इक्वेशन नंबर 2? तो अब क्या बोल रहा है? पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 3. पुट इक्वेशन नंबर 2 इन 3. तो क्या हो जाएगा? जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगा? dp अपॉन dt की वैल्यू क्या है? m into a है. क्लियर. तो यहाँ पे f इज इक्वल, जब ये प्रोपोर्शनल इक्वल टू में कन्वर्ट होगा तो k m a हो जाएगा. ऐसा क्लियर. कभी भी ऐसा इक्वेशन अगर आपको मिल जाता है आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बहुत सिंपल सा टास्क होता है कि इसमें जितने भी अदर कंपोनेंट्स और वैल्यूज है उनको 1 ले लो. तो लाइक ना f को मैंने 1 ले लिया है ना. तो if f इज इक्वल टू 1 यूनिट, कुछ भी यूनिट हो सकता है. m की वैल्यू भी 1 यूनिट हो गई और a की वैल्यू भी 1 यूनिट हो गई. तो क्या होगा? ये 1 होगा,
k का वैल्यू ऐसे रहेगा, m का वैल्यू भी क्या होगा, m का वैल्यू भी 1 हो गया, a का वैल्यू भी 1 होगा, तो फाइनली k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू हो गया 1। तो अब ये k की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो, अगर इसको लेना तो इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लो, ठीक है। अब यहाँ मेंशन कर दो therefore equation 4 becomes, therefore equation 4 becomes, ठीक है। अभी इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, सो ये हो गया f इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 हो गई तो होगा m into a। अच्छा मैं यहाँ पे ना वेक्टर फॉर्म में आ रहा था, अब यहाँ पे आके मैंने वेक्टर टर्म को चेंज कर दिया, दैट्स माय मिस्टेक, ऐसी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट वाज इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, तो f वेक्टर ये dp वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, ये होगा f वेक्टर प्रोपोर्शनल टू ma वेक्टर, सो f वेक्टर इज इक्वल टू k ma वेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये होगा f वेक्टर इज इक्वल टू ma वेक्टर, ठीक है। ये है वेक्टोरियल फॉर्म में, क्लियर। तो फोर्स इज अ बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी, ये बताने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको पता ही रहेगा, बट फिर भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट अगर लेना है तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, यूनिट ऑफ फोर्स अगर नॉर्मल टर्म में लेना है तो मास का केजी हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और जो उसका एक यूनिट है वो हो गया न्यूटन। समझ में आ रही बात। अब ये क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट को अगर आप थोड़ा और एनालाइज करो, अगर इसको मैग्नीट्यूड में लेना है तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के टर्म में फोर्स को डिस्कस करना है तो F इज इक्वल टू ma करके भी आप याद रख सकते हो, है ना। उसके लिए टेक्निक है फादर इज इक्वल टू मा, फादर इज इक्वल टू मा करके भी आप इस टेक्निक से याद कर सकते हो इस फॉर्मूले को। अब हम आ जाते हैं ना नए टॉपिक पे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल भी हमको करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो आप करोगे ना ये आप पहली बार लर्न कर रहे हो, जो अगला जो टॉपिक करेंगे, है ना, दैट इज कॉल्ड द इंपल्स। व्हाट इज द इंपल्स? इंपल्स इज द लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, इट्स अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, ठीक है। इंपल्स इज द लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, मतलब फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, बहुत कम टाइम के लिए एक्ट हो रहा है, तो वो इंपल्स होगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसा इमेजिन करो कि जैसे ना कोई कार है वेरी फास्ट स्पीड, ग्रेटर स्पीड से आ रही है और आपको सडनली स्ट्राइक करके चली गई, है ना, सडनली स्ट्राइक करके चली गई, आपको रियलाइज भी नहीं हुआ कि स्ट्राइक करके चली गई, समझा, वो होगा इंपल्स। कभी कभी होता है जैसे कि आप आपने कभी टर्न करते हो, आपका ना जो ये यहाँ पे एल्बो टक करके कहीं पे लग जाता है, तो वो होगा इंपल्स, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। हो सकता है ना कभी कभी जैसे तो आप बुलेट एंड ऑल होता है ना, बुलेट फायर होते हैं ना, व्हेन बुलेट फायर, बुलेट पासेस थ्रू बॉडी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, दैट कैन बी इंपल्स। तो इंपल्स इज अ फोर्स एक्सर्टेड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम और वेरी शॉर्ट टाइम। और ये क्या करता है, ये क्यों होता है इंपल्स? टू प्रोड्यूस द फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। अगर और आपको इंक्लूड करना है या यहीं तक डिफाइन करोगे तो भी चलेगा, टू प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम। ये टाइम इतना शॉर्ट होता है कि इक्वेशन में होके भी ना होने के बराबर है। कैसे ये होता है वो चीजों को भी हम देख लेते हैं। तो जैसे अभी ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको इंपल्स लेना है तो इंपल्स को अगर आपने लिया तो इंपल्स एक्चुअल में किससे रिलेट हो रहा है, इंपल्स रिलेटेड विद द फोर्स एंड टाइम, ठीक है। एज आई सेड कि अगर दो क्वांटिटी का इंपैक्ट मैक्सिमम और मिनिमम को देखना तो मतलब वो किससे मिलेगा आपको ये मल्टीप्लीकेशन ही ऑप्शन है। तो अगर आप फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो उस टाइम इंटरवल से तो आपको मिल जाएगा इंपल्स। तो यहाँ पे जो नोटेशन हमने ले लिया है J इज इक्वल टू F इंटू टी हमने ले लिया है, ठीक है। तो इंपल्स इज फोर्स इंटू टाइम। अब ये बोल रहे हैं ना इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करो जनरल टर्म में ना, हम अपने समझने के हिसाब से ले रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट, फोर्स का फॉर्मूला, और ये टी हो गया। अब इसको और अगर ध्यान से देखोगे तो एम ए का वैल्यू होता है माइनस v माइनस यू अपॉन का होगा, ये टी हो गया और ये टी हो गया। तो चाहते हुए भी ना टाइम क्या होगा, कैंसिल होगा। तो इक्वेशन में होके भी टाइम नहीं है, या इस सिस्टम में होके भी टाइम को हम कंसिडर करते नहीं है। यहाँ पे एक आपने देखा तो चेंज इन दिस इंपल्स इज व्हाट, तो वन वे इफ यू से इंपल्स इज व्हाट इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब उसको हमें दूसरे पैटर्न में भी देखना है, थोड़ा इसको हम ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करते हैं। और अगर इंपल्स में वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है तो क्या क्राइटेरिया होगा, उन चीजों को भी देखते हैं, ठीक है। तो अब इतना बात समझ में आ गया कि इंपल्स हुआ फोर्स इनटू टाइम। अब अगर आपने कोई ऐसी क्वांटिटी है, देखो अभी आपको ये पता होगा कि अगर दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया हमने, लाइक ना फोर्स और टाइम को हमने मल्टीप्लाई किया, और जो रिजल्टेंट क्वांटिटी उसको हम ऑब्टेन करने की कोशिश करें। अगर मान लो ये दोनों क्वांटिटीज में ग्राफिकली दिया हुआ है तो ये कैसे मिलेगा हमको, बाय फाइंडिंग एरिया, है ना। क्योंकि एरिया का रूल क्या होता है, अगर आप ना y एक्सिस की क्वांटिटी को अगर आपने x एक्सिस की क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, ऐसी क्वांटिटी अगर कोई आपको मिलती है तो वो क्वांटिटी को आप कैसे ऑब्टेन करोगे, स्लोप से ऑब्टेन करोगे। बट अगर मान लो आपके पास कोई y एक्सिस की क्वांटिटी है और x एक्सिस की क्वांटिटी है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और वैसे करके अगर आपको कोई क्वांटिटी मिलती है तो उस क्वांटिटी को आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, थ्रू एरिया ऑफ दैट ग्राफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फोर्स और जो टाइम वो मल्टीप्लाइड है और आपको क्या दे रहा है, इंपल्स दे रहा है। तो अगर मान लो अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ होगा
तो वो आपको क्या देगा, वो आपको इंपल्स का इंफॉर्मेशन देगा। फोर्स और टाइम का ग्राफ है। तो अब इसको मैं ना दो तरीके से डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो पॉइंट आपको समझ में आना है, इंपल्स का जो है फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम हो गया। तो यहां पे आप साइड में लिख लो J इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ठीक है, ग्राफ के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन डिराइव करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है उस केस में। तो अब इन्होंने बताया कि चलो ठीक है, आप ना एक ग्राफ बनाते हो, उस ग्राफ में आप ऐसा इमेजिन करो कि ना जो फोर्स, देखो अगर ना फोर्स ना सफिशिएंट टाइम के लिए लग रहा होगा, है ना, कंसिडरेबल टाइम के लिए, तो हो सकता है फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो फोर्स है ना, ये फोर्स क्या है, ये आपको बताना था, बता दो यहाँ पे क्या, कांस्टेंट फोर्स है ना, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी आप यहां पे लेना है तो समझो कि ये कंडीशन है यहाँ पे, ये हमने टाइम इंटरवल ले लिया है t1। ठीक है, अब उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ फोर्स रहा होगा अब वो कंसिडर कर लो। अब बोल रहे हैं जैसे आप ना टाइम को इंक्रीज करते हो, मतलब टाइम इज इंक्रीजिंग बट यू आर फाइंडिंग देयर इज नो चेंज इन दिस फोर्स, सो जो फोर्स है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट फोर्स। तो ये टाइम इंटरवल जो है उसका टाइम इंटरवल का डिफरेंस क्या है, t है, आप ऐसे इमेजिन कर लो। तो आपको यहाँ लेना तो आप लिख लो यहाँ पे t2 माइनस t1 इज इक्वल टू व्हाट, t, दिस इज अ टाइम इंटरवल। ठीक है, फॉर विच दिस फोर्स इज एक्टिंग, इज दैट क्लियर। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो ना इस केस में मुझे अगर फाइंड आउट करना है डिटेल, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये हो गया कैपिटल F। क्लियर, तो अब क्या हो गया, यहां पे जो इंपल्स होगा ना, यहां पे जो इंपल्स होगा, यहां पे इंपल्स क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। सो अब अगर इसको लेना है तो इस पॉइंट को आपने ए ले लिया, इस पॉइंट को आपने बी ले लिया, इस पॉइंट को सी ले लिया, इस पॉइंट को आपने डी ले लिया। तो अगर आप ध्यान से देखना है तो यू कैन सी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो जैसे मैंने ए बी ले लिया, ठीक है, तो ए बी इंटू ब्रेड्थ की जगह पे आपने ले लिया है ए डी। अब हम थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ए बी क्या है, ए बी इज एक्चुअली फोर्स ना, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 है, यहां तक ये फोर्स F हो गया। एंड व्हाट इज ए डी, ए डी में क्या होगा, ए से बी तक का डिफरेंस, तो जो डी पे पॉइंट क्या है वो T2 है, और फिर क्या T2 माइनस T1, तो ये क्या होगा F इंटू ए के हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया T, और T क्या हो गया, दैट चेंज इन टाइम, तो ये हो गया इंपल्स। ठीक है, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, ग्राफिकली हमको ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर ये कांस्टेंट फोर्स है तो उस कंडीशन में ये होता है। बट अब क्वेश्चन में है कि अगर ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स नहीं होगा, मतलब ये वेरिएबल फोर्स होगा। वेरिएबल फोर्स कैसे होगा, अब उन चीजों को देखते हैं हम जरा सा। ठीक है, और देखते हैं कि क्या हम इस पॉइंट से ऑब्टेन कर पाएंगे उसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी आने वाले में। तो अब ऐसे इमेजिन करो, देखो यहां पे एग्जाम्पल को समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप अगर एग्जाम्पल समझ पाओगे तो ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमें इस डेरिवेशन को समझने के लिए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था बॉडी पे, देयर वाज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो होता ऐसा है कि मान लो कि जैसे ना कराटे, आपको पता है कराटे के केस में आप ले लो कि आप किसी से फाइट कर रहे हो, ठीक है। अब कराटे में ना जो उसका एक जो है ना स्ट्रोक जो आपको पढ़ने वाला है, मैं एक पढ़ने वाले स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, तो फॉर ये होता ना स्ट्रोक ना पड़ेगा आपके ऊपर, आपके बॉडी से हट जाएगा, अंडरस्टूड। द मोमेंट विल टच योर बॉडी एंड विल बी रिमूव्ड ऑल्सो, बॉडी विल कम इन कॉन्टेक्ट एंड विल बी रिमूव्ड ऑल्सो। तो ये क्या मोमेंटरी वो बॉडी को टच करेगा और रिलीज हो जाएगा। सो उसको समझो आप ऐसे कि इस पॉइंट पे उसने आपको अभी टच नहीं किया था, ठीक है, और सडनली उसने आपके बॉडी को टच किया, जो सामने वाले ने ओपोनेंट जो आपके साथ फाइट कर रहा है उसने आपके बॉडी पे स्ट्रोक दिया, ठीक है। जैसे वो स्ट्रोक आपके बॉडी पे अप्लाई होता है वैसे ही क्या होता है कि आपका बॉडी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अभी देखो जब वो ना कांटेक्ट में है ना, हो सकता है ना, अगर आप स्लोली देखोगे ना वो आपके ज्यादा वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम में टच करके चला गया आपको, है ना, आप ऐसा इमेजिन करो। बट अगर उसको आप स्लोली देखोगे ना, वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो ये आपके बॉडी का कांटेक्ट में आता है, फिर इट विल बेसिकली प्रेस लिटिल मसल ऑफ योर बॉडी, और उसको ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेस करके देन इट विल गो अवे। तो क्या होता है, जैसे वो आपके बॉडी में कांटेक्ट में आया वैसे फोर्स एक्शन में आ गया, फिर क्या होता है सडनली क्या होगा ना, बहुत ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स बॉडी पे एक्ट भी हो गया, बराबर। और क्या होता है, जैसे फोर्स एक्ट होने के बाद वो क्या होगा, हैंड को हटा भी लिया, तो क्या होगा, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, जीरो भी हो गया। मतलब यहाँ पे जो टाइम है ये क्या है T1 है, और ये टाइम क्या हो गया, ये T2 हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है इस केस में, कि जैसे हमने पहले वाला लिया था ना, यूनिफॉर्म कांस्टेंट फोर्स था, हमने एरिया वाला फॉर्मूला लगा के कर दिया। अभी बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे फोर्स F एक्ट हो रहा होगा, ऐसा हमारा assumption है कि चलो ठीक है इस पॉइंट पे फोर्स F एक्ट हो रहा होगा। लेकिन अब ये फोर्स कितने टाइम इंटरवल तक होगा, मान लो अगर टाइम इंटरवल हुआ भी तो वो टाइम इंटरवल तो बहुत शॉर्ट होगा ना,
इट विल बी लाइक दिस। मान लो इतने टाइम इंटरवल तक फोर्स एफ एक्ट हो रहा होगा, है ना। फॉर दिस टाइम इंटरवल दैट फोर्स एफ मस्ट बी एक्टिंग। अब बोले व्हाट, ये पर्टिकुलर पॉइंट में जब फोर्स नहीं एक्ट हो रहा था, सडनली फोर्स एक्सपीरियंस होने लगा, इतने पार्ट में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बाद वाले फोर्स में क्या होगा। तो बेसिकली यू कैन सी फोर्स इज वेरिएबल। इस केस में फोर्स क्या है, वेरिएबल है। जब वेरिएबल फोर्स होता है तो उसका सोल्यूशन क्या है, ये बोले ऐसे केस में क्या करना है, आपको निकालना चाहिए एवरेज फोर्स। तो ये बोल रहा है फाइंड आउट एवरेज फोर्स। आप एवरेज फोर्स निकालो, क्लियर। आप एवरेज फोर्स निकाल लेते हो तो लाइफ थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एवरेज हो जाएगा, करेक्ट। या जो फोर्स की वैल्यू है, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एवरेज हो जाएगी। देन यू कैन गो लिटिल अहेड, बराबर। अब बोल रहे हैं कि जब आप इस पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट विल यू गेट। ये बोल रहे हैं कि जो इंपल्स होता है वो जे होता है, फोर्स एक्साइटेड होता है, फिर ये होता है टाइम टी होता है, क्लियर। अब बोल रहे हैं कि ना फोर्स एक्साइटेड फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ना dt इज द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जो इंपल्स भी होगा ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होगा, क्लियर। अब बोल रहे हैं कि अगर आपको मान लो टोटल इंपल्स निकालना होगा ना, मतलब पूरे उसके लिए, मतलब उसमें से एक छोटे से फ्रेम को लिया, अगर मान लो कि टोटल इंपल्स कितना होगा वो फाइंड आउट करना, तो वी विल इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dj इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f इनटू dt। अब आपको इंटरवल देना, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, या हो रहा होगा, या मैं इस इंटरवल को बदल भी सकता हूं। आई में राइट की ये 0 है और बराबर, ये अपने ऊपर है कि हम जो भी इंटरवल लेना चाहते हैं, है ना। हो सकता है f1 की वैल्यू 0, f2 की वैल्यू f4, वैसे भी इंटरवल ले सकते हो। तो ये जनरल फॉर्मूला होगा और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, j के इक्वल होगी। तो फाइनली हमको क्या समझ में आया कि जो इंपल्स है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये क्या कह रहे हैं, अब इसको ना डिराइव करो कि ना एक्चुअल में जो इंपल्स है, एक्चुअल में इंपल्स ये वैल्यू आता है विद दिस वन। सो यू कैन सी दिस टॉपिक इंपल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये कहीं कहीं पे किसी स्कूल में 1 और ये 2 मार्क्स के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, किसके लिए होगा, ये है वेरिएबल फोर्स के लिए, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने ग्राफिकली बताया था ये इसी के लिए बताया था, ये क्या कंडीशन होता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। सो अभी आपको पता है कि अगर जनरली हमने इंपल्स लिया है तो जे होगा और ये फोर्स होगा और ये क्या होगा, ये टी होगा। बट अगर आप शॉर्ट इंटरवल के ले लो, इन फॉर्म ऑफ वेक्टर का आप ले लो तो दैट्स गुड, एफ वेक्टर डॉट ये डी टी आप ले लिया आपने, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको टोटल मोमेंटम ये टोटल इंपल्स निकालना है तो टोटल इंपल्स के लिए क्या होगा, जे वेक्टर इज नथिंग बट इट्स अ इंटीग्रेशन ऑफ डी जे वेक्टर। आप अगर वेक्टर नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे तो मैंने कहा एफ डी टी, क्लियर। आपको क्या करना है, आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के लिए एक छोटा सा कंडीशन है, आपने यहाँ पे लिमिट दे दिया। लिमिट क्या दे दो आप, ये टाइम इंटरवल ले लेते हो, dt के टर्म है ना, तो ये t1 टू t2 का आपने टाइम इंटरवल दे दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं ना कि यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब ये बोल रहे हैं जब वेरिएबल फोर्स होगा ना तो आप ना कोई फोर्स को एक्जैक्टली डिसाइड तो कर नहीं पाते हो, एक्जैक्टली फोर्स क्या है। तो ये बोल रहे हैं जो फोर्स है ना उसको आप रिप्लेस करते हो, किससे रिप्लेस करोगे, जो फोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एफ एवरेज। सो टेक फोर्स एज एफ एवरेज। तो एफ एवरेज ले लोगे तो जे वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टाइम इंटरवल t1 टू t2, ये होगा एफ एवरेज हो गया, ठीक है, इनटू क्या होगा, ये dt हो गया। अब एफ एवरेज को आप बाहर निकाल सकते हो, है ना। तो एवरेज जो फोर्स है ना ये भी वेक्टर फॉर्म में ले लो। सो ये क्या हो गया एफ एवरेज, ये क्या होगा टाइम इंटरवल t1 टू t2 ऑफ dt। अब क्या होगा, जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया फोर्स एवरेज, ठीक है। और टाइम इंटरवल अगर आपने dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन विल बी t, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम इंटरवल t1 टू t2 हो गया, ठीक है। यहाँ स्पेस है तो मैं यही लिख देता हूं, तो क्या मिलेगा, g वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ये f वेक्टर एवरेज हो गया, ठीक है। टाइम इंटरवल की वैल्यू पुट कर दिया आपने t2 माइनस t1। ये बोला अगर ये टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट है तो आप उसको ऐसे नोटेशन में देना पड़ेगा, तो होगा f एवरेज इनटू हो गया डेल्टा t हो गया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो यू कैन मेंशन कि इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स इनटू टाइम इंटरवल फॉर व्हिच इट एक्ट्स ऑन द बॉडी, है ना। इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एक्टिंग फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम फॉर व्हिच दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये एवरेज फोर्स उस बॉडी पे जब तक एक्ट होगा उस टाइम इंटरवल को हमें कंसिडर करना है। तो एक हिसाब से ये फोर्स और टाइम इंटरवल का क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया। अब एक और है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में ना देखो मोमेंटम दिया है तो पहले तो मुझे ये पता है कि मोमेंटम किससे रिलेट कर सकते हैं। तो आपको फोर्स पता होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो अकॉर्डिंग टू
न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, उसके हिसाब से जो फोर्स वेक्टर होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? तो आप क्या करो, पहले ना आप इसको एक लीनियर इक्वेशन बना दो, तो F इंटू क्या होगा, ये dt हो गया, इज इक्वल टू क्या होगा, ये dp वेक्टर हो गया। क्लियर? आपको क्या करना, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट है ना, निकालेगा यहाँ पे इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट करना, इक्वेशन 1 फ्रॉम, देखो यहाँ पे दो लिमिट होगा, यहाँ पे t है, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये dp है, करेक्ट। तो अब dt वाले में लेना है तो आप 0 to t ले लो, मतलब 0 to t टाइम तक, एंड मोमेंटम अगर लेना है तो ये क्या हो गया, या 0 to t टाइम तक ले लो, या नहीं तो अगर आपको लेना है तो आप उसको 0 to f भी मेंशन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इंटर टाइम इंटरवल लिया था t1 to t2, वैसे अगर आप चाहिए तो यहाँ पे dt है तो आप टाइम इंटरवल के हिसाब से लो, या नहीं तो 0 to f भी ले लो, तो फोर्स का जो रेट चलेगा 0 to t ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर। तो dp का लिमिट क्या हो गया, एंड p1 to p2, ठीक है। सो अभी हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया हमने इसको f वेक्टर डॉट dt, ठीक है, और इंटरवल ये 0 to t इंटरवल के बीच में है, और ये dp का इंटीग्रेशन का, ये dp का इंटीग्रेशन का क्या है, इसका लिमिट ये p1 to p2 हो गया, करेक्ट। सो अभी क्या कह रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू वैसे ही रहेगी, ये 0 to t है, क्या है, f वेक्टर इंटू dt इज इक्वल टू, अब dp का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैं ना dp का इंटीग्रेशन से ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं बदल रहा हूँ, क्यों नहीं बदल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, है ना, p वेक्टर। अब क्या होता है, अब अगर उसको और आगे एक्सटेंड किए तो क्या होगा, ये 0 to t आपने ले लिया, क्या है, f वेक्टर डॉट dt, क्लियर, इक्वल टू, ये क्या होगा, p की वैल्यू इसमें पुट कर दिया हमने, तो ये क्या होगा, p1 वेक्टर, सॉरी एक होता है p2 वेक्टर ना, p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर, क्लियर। अगर इसको लेना है तो आप इसको ले लो, इक्वेशन नंबर आपने ले लिया है 2, ठीक है। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं ना, इंडिया गोइंग अहेड, आप बताओगे कि ना, इसके पहले हमने जो डेरिवेशन कहा था, इम्पल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, है ना, तो सिंस आपको पता है कि जो फोर्स का प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, अगर 0 to t इंटरवल पे ही लिया है तो वो किसके इक्वल होगा इम्पल्स के इक्वल, करेक्ट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब देख लो, यहां पे फोर्स इंटू dt एंड फोर्स इंटू dt, तो ये वैल्यू j की वैल्यू में यहां पुट कर दी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से क्या मिलेगा हमको, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फिर लास्ट स्टेटमेंट यहां हो गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 व्हाट डू वी गेट, हमको मिलता है यहाँ पे इम्पल्स वेक्टर इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे पुट किया था f dt 0 to t इंटरवल को j वेक्टर लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p2 वेक्टर माइनस p1 वेक्टर। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो इंपल्स होता है दैट इज व्हाट चेंज इन मोमेंटम। वैसे ये बात तो हमने पहले भी डिराइव कर ही ली है, बट फिर भी ऑफिशियली अगर आपको डिराइव करना तो ऐसे, क्योंकि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अगर कभी क्वेश्चन में पूछा, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आ जाता, तो देन यू नीड टू डिराइव दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब तक जो हमने पॉइंट समझा है वो ये है कि जो इंपल्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, क्लियर, और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज इन momentum. Now we are going to solve numerical based on Newton's second laws of motion and then impulse. So questions बहुत प्यारे प्यारे questions है। फोर्स का फॉर्मूला है m into a, और a का फॉर्मूला है v minus u upon t ले लिया, v minus u upon t, और impulse force into time हो गया, फिर impulse है change in momentum भी होता है, तो आप impulse का force into time पुट करके तो क्या हो गया, force into time equal to change in momentum भी आप ले सकते हो। तो अब कौन सा फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज आपको ये याद रखना है इस पॉइंट में कि जब आप इस टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको मोमेंटम एक स्ट्रेट लाइन में ही कंसिडर करना। जो चेंज इन मोमेंटम लेना दैट शुड हैपन इन अ स्ट्रेट लाइन, प्लेन में आपको नहीं लेना है। अगर प्लेन में होगा तो आप कैसे भी उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन, ये पॉइंट आप याद रख लेना, आपको स्ट्रेट लाइन में ही लेना है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। प्लेन का फॉर्मूला कंप्लीटली डिफरेंट है, mv माइनस mu, ये है चेंज इन मोमेंटम अबाउट स्ट्रेट लाइन, नॉट अबाउट द प्लेन एंड ऑल। इसके लिए आपको ध्यान रखना है इस बात का। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया इन्होंने, अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ अ बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप भी समझो कि ना, आप समझो कि बॉल इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, और बॉल कौन सा वेलोसिटी जा रहा है, बॉल ये जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, तो ये होगा इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब से। फिर बोल रहा है बैट्समैन हिट्स back a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed,
मतलब जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में बैट्समैन ने यहाँ से हिट करके उसको ऑपोजिट इस डायरेक्शन में वो कर दिया। तो यू अगर ऐसा रहा होगा, यू इस डायरेक्शन में जाते हुए, जो v का वैल्यू है ना वो एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए मिलेगा आपको। v का वैल्यू आपको मिलेगा 12 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे एक चीज याद रखना, आपको साइन कन्वेंशन लेना है, तो ये होगा -12। फिर आगे क्या दिया इन्होंने, इफ द मास ऑफ बॉल इज 0.15 kg, मतलब बॉल का मास दिया है ये 0.15 kg है। अच्छा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ना बॉल को उसने हिट किया तो सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो सकता है वेलोसिटी डिफरेंट भी हो। ऐसा क्लियर, ये ना 12 की जगह पे 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, या उससे कम भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। फिर क्या बोला, द मास ऑफ बॉल इज 0.15 kg, डिटरमाइन द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। आपको इंपल्स कैलकुलेट करना है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इंपल्स इज क्वेश्चन मार्क। तो अभी इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का यहाँ पे मास ऑफ चेंज इन वेलोसिटी दिख रहा है, तो ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ही होगा, mv माइनस u। m का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू है 0.15 kg है, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी है -12, एंड व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वो है 12, है ना, -12, और यहाँ पे क्या ऑलरेडी माइनस है, तो अब ये क्या हो गया 0.15 हो -24। क्लियर, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा कितना होगा 60 हो गया, 15 2 जा कितना होगा 30, एंड ये 36 हो गया। आपको डेसिमल कितने पे रखना है, ये यहाँ पे, तो ये माइनस साइन भी आएगा, तो ये तो होगा -3.6। इसका यूनिट क्या होगा, तो एक तो हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, बट एक ही देखो तो इंपल्स इज द फोर्स एक्सर्टेड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हो सकता है न्यूटन मीटर भी आप बोल सकते हो, फोर्स एक्सर्टेड फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो न्यूटन मीटर होगा न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, अब क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, है ना, वापस से 150 ग्राम मतलब कि एक्चुअल में मास वही हो गया, मास का वैल्यू 150 ग्राम, मतलब अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.15 kg हो जाएगा। करेक्ट, ये हो गया, इसका मास होगा बॉल का 0.15 kg। क्लियर, अब आगे क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट जैसे मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब वो बॉल का मतलब ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी है, मूविंग विद द 15 मीटर पर सेकेंड, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा, दैट वी डोंट नो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय द प्लेयर इन 0.05 सेकेंड्स। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, कितने टाइम में वो रेस्ट लेगा, 0.05 सेकेंड्स में वो रेस्ट पे लेके आ जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैलकुलेट द इंपल्स एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर। तो अब आपको इंपल्स कैलकुलेट करना, तो पहले इंपल्स कैलकुलेट करेंगे, तो इंपल्स कैलकुलेट करना है, फिर आपको एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो बहुत सिंपल सा टास्क है। इंपल्स के लिए क्या करना है आपको, इंपल्स होगा चेंज इन मोमेंटम, तो एम वी माइनस यू ना, इंपल्स ये मैं आई ले रहा हूं, ये जी एम वी माइनस यू, तो एम वी माइनस यू आ जाए, यहाँ पे क्या है कि मैं इंपल्स के रोटेशन के आई के हिसाब से ले लिया मैंने, सॉरी, 0.15 है, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 0 हो गया, और u का वैल्यू कितना है 15 है, तो एक एग्जाम्पल 15 into 15 क्या होता है 225 होता है, माइनस साइन 2 के बाद डेसिमल पुट करना है, 2 डिजिट के बाद, तो 2.25 ये क्या होगा न्यूटन सेकेंड और केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला आगे क्वेश्चन में, फाइंड आउट द एवरेज फोर्स भी आपको निकालना है। तो एवरेज फोर्स का क्या फॉर्मूला है, देखो अभी ये इंपल्स और फोर्स का क्या, तो अगर आपको याद होगा ना, तो इंपल्स का जो हमने निकाला था क्या था, एफ एवरेज इंटू टाइम, तो जो एफ एवरेज की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, मतलब फोर्स एक्सर्टेड फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ना, तो एवरेज फोर्स, तो ये क्या होगा, एफ एवरेज अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इंपल्स अपॉन टाइम हो जाएगा। इंपल्स की वैल्यू कितनी है, -2.25 है, और टाइम कितना है 0.05 है। क्लियर, अब क्या करो, 100 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, -225 अपॉन क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 5 4 20 एंड 5 5 25, तो ये होगा -45, और ये फोर्स है तो ये न्यूटन होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉल मूव करा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, एवरेज फोर्स एक्ट होगा, माइनस साइन का मतलब ये हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेगेटिव क्वेश्चन, यानी तो आप दूसरा ये भी बोल सकते हो ना कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिटार्डिंग फोर्स, ये इंडिकेट करता है रिटार्डिंग फोर्स, दैट विल बी बेटर। ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन यू कैन से, रिटार्डेशन इज हैपनिंग, दैट्स हाउ वी आर गेटिंग दिस कंडीशन। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। इस क्वेश्चन के लिए हमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये है कि ना अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा तो उसका मोमेंटम कैसे निकालोगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, अ बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकंड स्ट्राइक अगेंस्ट अ बॉल एट एंगल ऑफ 45। तो ये है ना, ये बॉल है, ठीक है, अब बोल रहे ना कोई बॉल ऐसे मूव कर रहा है ना, बॉल ही मूव कर रहा है, बॉल हाँ तो ऐसे मूव कर रहा है। अब इस बॉल का जो मोमेंटम है ना, इस बॉल का मोमेंटम मतलब आपको लेना है तो P1 ले लो, उसकी वैल्यू कितनी दी इन्होंने, 5 दी है, 5 kg
ये क्या है, मीटर पर सेकेंड है ना। अब ये क्या है, 45 डिग्री बना रहा है विद वॉल, ठीक है। तो अब अगर यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वॉल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इसके साथ में भी वो कितना एंगल बनाएगा, 45 ही बनाएगा। अब मैंने ये क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि ऐसा है। फिर उसके बाद क्या बोला इन्होंने, एंड इज रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल। अगर ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो रहा तो किसके साथ में एंगल मेजर करोगे, ये वाला पॉइंट। तो ये जो एंगल है ये 45, तो ये वाली जो लाइन है इसके साथ में 45 एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये मोमेंटम रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, a ball moving with a momentum of 5 kg meter per second strikes against a wall at an angle of 45 degree and reflected at same angle and calculate the change in momentum। अगर ये सेम एंगल पे स्ट्राइक हो रहा है तो ऐसा असम्पशन आपको करना है कि ये जो मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो जो P2 का वैल्यू होगा क्या होगा, माइनस P1 होगा। तो उस हिसाब से आप देखो तो P2 का वैल्यू होगा माइनस 5 kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बट अभी ना स्टोरी में छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आपको सारी चीजें स्टडी करनी है इस लाइन के ऊपर। तो कैसे स्टडी करोगे आप इस लाइन के ऊपर, तो बोल रहे हैं ना आप P को रिजॉल्व करो। P को जब आप रिजॉल्व करोगे तो एक उसका कंपोनेंट तो बनेगा यहाँ पे, एक कंपोनेंट उसका बनेगा इस लाइन पे, ठीक है। जो उसका दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो इस लाइन पे बनेगा। आपको क्या करना है, यू गिव एरो लाइक दिस, तो वो P साइन थीटा वाला होगा। अब देखो 45 है ना, मैं ये एंगल भी लूंगा, वो है कोई भी वैल्यू साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम ही रहेगा, लेकिन मैंने ये वाले एंगल को कंसिडर करके चल रहा हूं, ये एंगल को। तो ये क्या होगा कि P का वैल्यू जब इस एंगल पे रिजॉल्व होगा तो क्या होगा, ये होगा P1 cos 45 होगा, क्लियर। अब अपना दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन होता है जो रिफ्लेक्टेड बॉल है। रिफ्लेक्टेड बॉल वाले का क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड बॉल यहाँ पे है। अब ये रिजॉल्व होगा तो उसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा, एक कंपोनेंट यहाँ बनेगा। बट रिफ्लेक्टेड वाले का डायरेक्शन होगा, आप इस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हो, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, ये P2 cos है ना, एक है P2 cos 45 है, क्लियर। तो अगर आपको लेना है ना चेंज, आपको फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, वो चीज को हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा P का वैल्यू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये होगा इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो जो फाइनल मोमेंटम वो क्या है, P2 cos 45 है, क्लियर। और फिर इनिशियल मोमेंटम क्या है, वो क्या है, P1 cos 45 है। अब छोटा सा इशू क्या है, जो P2 है ना वो P2 नहीं, वो क्या माइनस P1 है। या अगर आपको वैल्यूज रखना तो आप रख सकते हो। P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू है माइनस 5, cos 45 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 हो गया। फिर ये माइनस है, P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है 5 है ना, 5 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो अब अगर वो हिसाब से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए लॉजिकली तो ये -2 5 इंटू 1/√2 हो गया। तो ये क्या होगा, ये इसको कैंसिल करेगा तो ये √2 हो गया। तो अभी क्या होगा माइनस ये 1.414 हो गया इंटू 5 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा माइनस 7.07, ये होगा kg मीटर पर सेकेंड हो गया चेंज इन मोमेंटम का। नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट टू द इनिशियल मोमेंटम। जो ओवरऑल जो चेंज इन मोमेंटम होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इनिशियल मोशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अ मशीन गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। एक मशीन गन से ना 40 ग्राम का बुलेट फायर है, 40 ग्राम मास ऑफ बुलेट 40 ग्राम, ठीक है। अगर मान लो इसको मुझे ना केजी में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 40 ग्राम को मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं, ये कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, क्लियर। अब आगे क्या बोला इन्होंने, विद अ स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड। तो मान लो कि ना, अच्छा यहां पे एक छोटा सा ना इशू ये है कि जब ना बुलेट से कभी भी ना गन अगर आप फायर कर रहे हो, मतलब सॉरी, अगर आप कभी भी ना गन से बुलेट फायर कर रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर फायरिंग, यहां पे क्या है कि व्हेन यू आर फायरिंग बुलेट फ्रॉम अ गन, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ये समझना है कि जब ना बुलेट को आपने फायर नहीं किया तब उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो बुलेट को आपने फायर नहीं किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, फायर करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये बुलेट फायर हो गया, मतलब कौन से वेलोसिटी से, ये है 1200 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई या स्पीड हो गई। द पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन। अब जो बंदा गन को होल्ड किया वो 144 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। फिर अब उसको हम एनालाइज भी करेंगे, क्या है ऑन इट, व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ बुलेट कितना होगा और कितने टाइम में पर सेकेंड, मतलब जो टाइम का वैल्यू है उसको लेना है आपको 1 सेकेंड। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं तो आपको चीजें थोड़ी समझ में आ जाएंगी। तो देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा, कि एक बंदा है जिसने ना गन को होल्ड किया है और अब बुलेट को फायर कर रहा है। तो जब ये वो बुलेट को फायर कर रहा है तो क्या होता है, ये जो गन है ना उसको फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उस हिसाब से उसने उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया।
वो किसके इक्वल होगा, वो फोर्स जो फोर्स उस बंदे ने गन के ऊपर एक्सर्ट किया किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ फायरिंग बुलेट। मतलब जब अब देखो बुलेट फायर होगा तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा उसका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो अब अगर यहां पे देख लो चेंज इन मोमेंटम का फोर्स से क्या लेना देना है, तो ये फोर्स का चेंज इन मोमेंटम से ही लेना देना है, बराबर। या तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर दो तो भी चल जाएगा, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बुलेट निकालो। तो यहाँ पे छोटी सी स्टोरी में ट्विस्ट क्या है वो देख लो आप। यहाँ पे क्या है कि इतना फोर्स अगर एक्ट हो रहा है तो वो क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ बुलेट, एक सेकंड में काफी सारे बुलेट फायर हो रहे हैं, तो ये फॉर्मूले में वैनिश हो जाएगा, वो नंबर ऑफ बुलेट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बुलेट के मोमेंटम को ये फोर्स होल्ड नहीं कर रहा है, ये कितना एन नंबर ऑफ बुलेट के मोमेंटम को होल्ड कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, जो फोर्स आपने एक्सर्ट किया है वो एन नंबर ऑफ बुलेट के मोमेंटम चेंज को क्या करेगा, होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये हो गया ना फोर्स एक्सर्टेड बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट हो गया एन नंबर ऑफ बुलेट का, और उसी को हम बैलेंस कर रहे हैं बाय अप्लाइंग फोर्स कैपिटल एफ। तो लेट्स सी कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है, 144 है। ठीक है, नंबर ऑफ बुलेट कितना होगा हमको निकालना है, मास ऑफ बुलेट 40 हो गया अपॉन 1000 हो गया, करेक्ट, इनटू ये v की वैल्यू कितना है, ये 1200 हो गया, माइनस क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो लेट्स सी 144 का भी मैंने 144 ही रहने दिया, ये तो कैंसिलेशन हो गया, ये n हो गया, इनटू क्या होगा, ये 4/100 है, इनटू क्या होगा, ये 1200 है, तो ये कैंसिलेशन हो गया। तो 12 फोर सा, या आप n की वैल्यू का लेंगे तो ऐसे ले लो आप, n इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 144/4 इंटू 12, तो 12 सा ये होता है ना, 12 सा 144, 4 3 सा, मतलब क्या बोल रही है कि 1 सेकेंड में 3 बुलेट्स अगर फायर होगा तब 144 न्यूटन का फोर्स उसको लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप जो क्वेश्चन मैंने समझाया या जो टॉपिक मैंने समझाया आपको समझ में आए होंगे। ये टॉपिक इतने कॉम्प्लिकेटेड है, वेरी सिंपल, जस्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। थैंक यू वेरी मच।